हेलो एंड वेलकम टू इनकम टैक्स गुरुकुल। वी आर रीडिंग अबाउट डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के हमने बारे में मोस्टली ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है। तो जिसमें हमने रेट पढ़ी कि डेप्रिसिएशन में बिल्डिंग के ऊपर कितनी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगी, प्लांट के ऊपर कितनी लगेगी, बुक्स के ऊपर कितनी लगेगी, सब हमने पढ़ा है। और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है हम लास्ट वीडियो में हमने उसके ऊपर सम्स भी निकाले हैं। बट एक बात बताइए कि डेप्रिसिएशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी हम करने वाले हैं, that is one of the most important point, that is section 43 subsection 1। जैसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमने बाकी सब चीजों में देखा है कि जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट है, कॉस्ट ऑफ एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख है, वो डेप्रिसिएशन जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 10% है, तो हम 10% माइनस करके नेक्स्ट ईयर की जो WDV हो जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो 1 अप्रैल को जो 10% माइनस कर देंगे तो 9 लाख। अगले साल फिर WDV निकालेंगे, 10% माइनस कर देंगे, इसका 8.1 लाख आ जाएगा। तो ऐसे हमने निकालना सीखा था। बट कॉस्ट ऑफ एसेट निकालना कई केस में बहुत डिफिकल्ट रहता है। जैसे अपने फर्स्ट एक न्यू मशीनरी परचेज करिए तो ठीक है, उसमें आपको पता है कि इतनी भी मशीनरी आई, इतना इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, दोनों का ऐड करके आप उसमें निकाल सकते हो। लेकिन जब कुछ कंडीशन हम ऐसे डिस्कस करेंगे जहां पे ऐसे कॉस्ट ऑफ एसेट निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ PGDP एज वेल एज डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। तो सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट की बात करते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो एसेट की कितनी, मान लो 10 लाख रुपए में खरीदा था एसेट, तो 10 लाख कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस पोर्शन ऑफ द कॉस्ट नेट बाय सम अदर पर्सन। मान लो गवर्नमेंट ने कह दिया कि बेटा 10 लाख की एसेट है और आपने स्टार्टअप शुरू किया, तो हम आपको कुछ सब्सिडी दे देते हैं, 2 लाख की सब्सिडी दे दी, तो आप सिर्फ ना 8 लाख रुपए ही दे दो। तो ये जो 2 लाख अब हम किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 10 लाख के ऊपर, क्योंकि प्रॉपर्टी तो 10 लाख की खरीदी थी हमने। 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, या फिर 2 लाख माइनस करने के बाद जो 8 लाख की एक्चुअल में उसको कितना, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन वैल्यू क्लेम करेंगे, किसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? तो उसके लिए बताया कि एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस पोर्शन ऑफ द कॉस्ट नेट बाय सम अदर पर्सन। तो ये 2 लाख तो हमने पे ही नहीं करे, ये किसी और ने पे करे, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, हमें ग्रांट दे दिया। तो 10 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो 8 लाख के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। तो आगे हम कई एग्जांपल पढ़ेंगे, कई सिचुएशन पढ़ेंगे कि वहां पे कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे लेंगे। जैसे हमने कोई सेकंड हैंड एसेट परचेज किया तो उसमें कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे लेंगे। जैसे कोई एसेट हमने एज ए गिफ्ट मिला तो उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ एसेट कितने, किस कैसे में डेप्रिसिएशन लगाना। तो आपको ओवरऑल ये तो मतलब समझ में आ गया कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट जो हम आज पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट उसका मतलब क्या, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक छोटी सी चीज आपको सेकंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43(1) बताता है कि मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया कि कोई भी कैश एक्सपेंडिचर अगर किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए यूज होता है और वो कैश एक्सपेंडिचर मोर देन 10,000 है, तो वो एक्सपेंडिचर एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। एग्जांपल के साथ बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ एसेट वही है, 10 लाख ही है, ठीक है। 10 लाख में से उस भाई साहब ने 2 लाख रुपए कैश दे दिया, और कोई भी अमाउंट अगर 10,000 से ज्यादा है तो जो इसका इतना तो उसने खर्चा किया 10 लाख, जिसमें से 8 लाख तो गया बैंक से, 2 लाख रुपए गया कैश से। तो हमारा जो सेक्शन 43 गवर्नमेंट चाहती है डीमोटिवेट करना कैश ट्रांजेक्शन्स को। तो कोई भी कैश ट्रांजेक्शन 10,000 से अगर आपने ऊपर करी तो 2 लाख रुपए की आपने ट्रांजेक्शन कर दी यहाँ पे, तो जो डेप्रिसिएशन मिलेगा 10 लाख के ऊपर मिलना चाहिए था, क्योंकि अब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 2 लाख आपने कैश दिए, तो बाकी के जो 8 लाख है उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को मिलेगा। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अब हम सर्कमस्टेंसेस की बात करते हैं कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में कौन सी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट लेंगे जिसको हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकें। अब मुझे एक बात बताइए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक एसेट का यूज किया, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट का यूज करने के बाद उसने एसएससी ने जो अपना R&D डिपार्टमेंट था जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहे थे, वो उसको क्या किया, अपने पास लेके आ गए। पास मतलब बिजनेस में यूज करने लग गए। तो इसमें कितना कॉस्ट ऑफ एसेट रहेगा? मान लो वही हम 10 लाख लेके ही चलते हैं। 10 लाख का एक एसेट हम मशीन परचेज किया, और इस मशीन को साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहे थे, और इसने 5 साल यूज किया।
5 साल यूज करने के बाद इस मशीन को दे दिया, जो 10 लाख की मशीन थी उसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर लिया, बिजनेस में ले आए कि ठीक है अब साइंटिफिक रिसर्च हो गई इससे बतेरी, अब हम इससे बिजनेस यूज करेंगे। ठीक है, अब बिजनेस के लिए यूज करेंगे 10 लाख रुपए, तो हमें डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट करना, 10 लाख रुपए के ऊपर। एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई, 10 लाख रुपए? नहीं बेटा, जितनी शुरू में हमने कॉस्ट ली थी 5 साल तक हमने साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया, और साइंटिफिक रिसर्च में जितना आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, मान लो आपने 8 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो एक्चुअल में कितने बचे अब उस मशीन की वैल्यू, 2 लाख। तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर क्लेम होगा बेटा, 2 लाख के ऊपर। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो वही इसके अंदर बताया गया है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एज रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4। ठीक है, अब सेकंड जो पार्ट हम करने वाले हैं उसके अंदर, कोई भी इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट एंड यूज फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन। एक इन्वेंट्री थी, उसको उसने बिजनेस पर्पज कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दी। एक इन्वेंट्री थी, जैसे मान लो कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कोई आदमी है, वो क्या करता है, उसकी जो बिल्डिंग्स है, मान लो बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग बना के बेचता है, तो उसका धंधा ये है कि बिल्डिंग बेचने की, जो भी फ्लैट है उनको बेचने का धंधा है। लेकिन उसने क्या किया, उस फ्लैट को बेचने की बजाय, एक फ्लैट को जो कि उसकी इन्वेंट्री थी, क्योंकि वो काम फ्लैट बेचने का कर रहा है तो उसकी इन्वेंट्री, तो उसने क्या किया, उस इन्वेंट्री को ऑफिस बना दिया, एक फ्लैट को ऑफिस बना दिया, तो कैपिटल एसेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, किसको, इन्वेंट्री के। अब मुझे ये बताइए कि इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन, अगर हम, क्योंकि अब कैपिटल बन गया, कैपिटल एसेट बन गया, तो कैपिटल एसेट पे डेप्रिसिएशन तो क्लेम करने को मिलेगा ना, तो कितना डेप्रिसिएशन किस कॉस्ट के ऊपर लेंगे, तो उसकी जो इन्वेंट्री हमने, जो भी इन्वेंट्री हमने कन्वर्ट करी है, उस इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करने पर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, को समझ में आ गया होगा, जब इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ता है। अब एसेट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस। गिफ्ट और इनहेरिटेंस में अगर कोई एसेट आ गया, सिंपल है बेटा, देखो किसी ने आपको 10 लाख का एसेट दे दिया, गिफ्ट दे दिया आपको, ठीक है, आप यूज करो भाई। अब 10 लाख का था वो, ठीक है, अब 10 लाख का ये था, तो आप बोलोगे कि सर देखो मेरी कॉस्ट तो कुछ नहीं लगे, मुझे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है, इनहेरिटेंस में मिला है, किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, तो मैं पूरे के ऊपर 10 लाख का जो कॉस्ट ऑफ, एक्चुअल में जिस आदमी ने मुझे गिफ्ट दिया है उस आदमी ने ये एसेट को 10 लाख का खरीदा, तो मैं इसके ऊपर 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। तो डिपार्टमेंट ऐसे बोलता है कि ठीक है, आपको 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो, लेकिन अगर उस जिस आदमी ने आपको एसेट दिया, अगर उसने कुछ डेप्रिसिएशन क्लेम किया, तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जिस आदमी ने उसको एसेट दिया है, उसने ऑलरेडी 3 लाख डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया था, तो अब एसएससी उसके ऊपर कितना के ऊपर कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी हो जाएगी, 7 लाख इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना दोस्तों, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और विद लॉजिकल आपको बता रहा हूँ, तो आप वहीं पे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, जो प्रीवियस ओनर ने जिसने आपको गिफ्ट किया उसकी एक्चुअल कॉस्ट, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जो जितना डेप्रिसिएशन उसको अलाउ किया है। अगर यहाँ पे 3 लाख उसको डेप्रिसिएशन अलाउ किया है, यहाँ पे 3 लाख की बजाय कितना करा होता, 0 नील, तो किसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता, हमें कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख हो जाती, सिंपल एज इट इज, नथिंग। लेकिन इसके अंदर एक बात और ध्यान रखो कि एक्सपेंडिचर मेड बाय द एसेसी ऑन फ्राइट, इंस्टॉलेशन एटसेट्रा ऑफ सच एसेट वुड बी इंक्लूडेबल इन द, गिफ्ट तो दे दिया, गिफ्ट करने के बाद मशीन गिफ्ट करी, बट उसको इंस्टॉल करना है और बाकी का जो खर्चा हो, तो कैपिटल जो भी खर्चा होगा उसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। सेकंड हैंड एसेट की बात करते हैं, कोई सेकंड हैंड मशीनरी मिल गई, सेकंड हैंड मशीनरी बाय कर सकते हैं, कोई भी बात नहीं है बिजनेस में। तो सेकंड हैंड मशीनरी में क्या फेयर मार्केट वैल्यू, अच्छा ठीक है, या फिर उस मशीनरी में जो सेकंड हैंड मशीनरी थी, उस मशीनरी के ऊपर जितना जिस ओनर यूज कर रहा था, जो प्रीवियस ओनर उसको यूज कर रहा था, जिसे आपने बाय करी है, उस ओनर से आपने जो सेकंड हैंड मशीनरी बाय करी है, तो क्या वो उसकी वैल्यू ले ले कॉस्ट, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जो हम पहले की क्वेश्चन एग्जाम में जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें किया था, नहीं,
इसमें जब इसकी सेकंड हेड के केस में बेटा स्पेशली ये बोला है, जब भी असेसिंग ऑफिसर को लगे कि इसका जो मेन पर्पज है ट्रांसफर करने का एसेट का और टैक्स की लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो डिटरमाइन करी जाएगी असेसिंग ऑफिसर। कौन डिटरमाइन करेगा? एओ करेगा विद द प्रायर परमिशन ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगा है कि ट्रांसफर हुआ है टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए, तो असेसिंग ऑफिसर उसकी वैल्यू डिसाइड करेगा कि कितने रुपए की है ये, और वो परमिशन लेगा ये सब करने से पहले ज्वाइंट कमिश्नर से। री एक्विजिशन ऑफ एसेट, ये देखते हैं। मेरे पास एक मशीन थी 10 लाख की, ठीक है, मैंने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम किया 2 लाख का, ठीक है, मैं हूं ए और ये है बी, मैंने बी को बेच दिया 7 लाख की, ठीक है, 2 लाख का डेप्रिसिएशन करना, बिकनी तो 8 लाख की थी बट वो सेकेंड हैंड हो गई थी तो मैंने 7 लाख की बेच दी, ठीक है। अब ये 7 लाख की मशीन मैंने फिर से 10 लाख की खरीद ली, 7 लाख की मशीन मैंने फिर से 10 लाख की खरीद ली, और अब मैं बोलूंगा कि भाई मैं तो फिर से डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा इस मशीन के ऊपर। अब बताओ, और मेरे लिए कितनी की खरीदी है? मैंने 10 लाख की खरीदी है। तो यहाँ पे देखो आपने रीएक्विजिट कर ली, रीएक्विजिशन किया सेम मशीन का जो आपने दिया था। तो अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? ये तो हम कह सकते हैं कि नहीं भाई हम आपको ये 10 लाख क्लेम नहीं करने देंगे, क्योंकि 10 लाख की तो मशीन थी, ये आपने 7 लाख की बेची थी। पहली बात तो है कि सर 7 लाख की मशीन 10 लाख में खरीदेगा क्यों? क्योंकि ये एक ही बंधु रहेगा, भी चोर चोर मुशेरे भाई, बी एक ही बंधु रहेगा। और उन्होंने कहा कि यार एक बस एंट्री कर लेते हैं एडजस्टमेंट बुक्स में दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है, तुम्हारी इनकम बी की इनकम कम है तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम 7 लाख की दिखा के 10 लाख की मुझे दे दो, वैसे भी 3 लाख तो एग्जम्प्टेड इनकम होती है, तो मेरे ऊपर कोई टैक्स आएगा नहीं, मुझे 10 लाख के ऊपर फायदा हो जाएगा। ऐसा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो ये तो सकते हैं कि नहीं भाई इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालो, वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हर मशीन की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे। या फिर सेकंड हैंड एसेट के अंदर क्या किया, एओ के ऊपर पावर दे दी कि एओ डिसाइड करेगा, तो उसमें भी करप्शन के चार्ज है। एओ कह देगा कि ठीक है भाई 10 लाख की है, और ए ने कुछ एओ को कुछ पैसे दे दिए। देखो प्रैक्टिकली देखो ये सब चीजें ना आपको ऐसा लगता है पैसे दे दिए सर, ये आप कैसे बात कर रहे हो, बट प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है बेटा। लाइफ में जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, जब एग्जाम क्लियर करके जब प्रैक्टिकल लाइफ सॉल्व करोगे, तो इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है, और कैसे आप अपने एसएससी को गाइड कर सकते हो बेटर टैक्स प्लानिंग के लिए, ताकि उसको ये सब जो आउट ऑफ द बुक है, आउट ऑफ द एक्ट, वो सब करने की जरूरत ना रहे। बेटर मैनेज योर अकाउंट्स प्रॉपरली, प्लान इट वेरी वेल so that you to pay less tax। अदरवाइज आपको सब जुगाड़ करना पड़ेगा, किधर किधर करप्शन करना पड़ेगा, उधर पैसे खिलाने पड़ेंगे। तो बेटर पे सम टैक्सेस एंड स्लीप वेल। तो इस केस में जब रिक्विजिशन हुआ है, तो रिक्विजिशन के केस में ये बोल दिया एक्ट के अंदर कि भाई देखो 10 लाख की थी, ठीक है, 2 लाख का आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, ठीक है, इमीडिएट इस भाई साहब ने मान लो कोई डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो वो भी माइनस कर दो, नहीं तो आप 2 लाख का अपने डेप्रिसिएशन क्लेम, इसने कुछ क्लेम नहीं किया, इसने वापस ही दे दिया आपको, तो सिर्फ 8 लाख आपको कॉस्ट ऑफ एसेट मानी जाएगी। होप करता हूँ ये आप समझ में आ गया होगा। तो 8 लाख होगी कॉस्ट ऑफ एसेट। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब भी कोई एसेट विच हैड वंस बिलोंग टू एसेट इज री एक्वायर किया, तो एक्चुअल कॉस्ट व्हेन ही फर्स्ट एक्वायर्ड द एसेट, एसेट को फर्स्ट एक्वायर किया कितने में किया था? 10 लाख में, माइनस डेप्रिसिएशन अलाउएबल टू एसएससी इफ द एसेट वाज द ओनली इन द रिलेवेंट ब्लॉक। तो या तो ये 10 लाख रुपए, या फिर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, 2 लाख रुपए तक का कितना बच गया? 8 लाख रुपए। या तो ये, या फिर एक्चुअल प्राइस ऑफ द एसेट विच इज रीएक्वायर्ड बाय हिम, रिकवर किसने में कितने में किया? 10 लाख। इन दोनों में से लेस लेना है, जो भी लेस है ना बेटा, दोनों में से वो लेना है। तो दोनों में से लेस कौन सा? 10 लाख में से और 8 लाख में से, तो 8 लाख ही। गवर्नमेंट बहुत शैनी है, आप इसको कहीं पे भी जो लूप होल्स दिखती है उसको हमेशा फिक्स करने की कोशिश करती है, ठीक है। सॉरी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो बात ठीक है सर, समझ में आ गई, हम भी बड़े सियाने हैं, हम कोई आसान बात नहीं है। चलो, मैं एक बी हूं, और भाई मैंने ए को अपना एसेट दे दिया, 10 लाख का था, 2 लाख का डेप्रिसिएशन करके 7 लाख का एसेट इसको ए को दे दिया, और ए से वापस एसेट ले लिया, किस पे? रेंट पे, रेंट पे वापस ले लिया। किसने? बी ने ले लिया, और कहा कि मैं आपको 20 के पर मंथ के हिसाब से आपको रेंट दूंगा। अब ए के लिए, क्योंकि एसेट तो अब किसका हो गया? ए,
ए के पास एसेट, तो ए के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सॉरी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी मानी जाएगी। तो वही देखो, अगर मान लो एक आदमी मिस्टर बी के पास एक एसेट है, यूज इट फॉर द पर्पस बिजनेस एंड प्रोफेशन, बी ने डेप्रिसिएशन क्लेम किया इस एसेट के ऊपर, ठीक है, बी ने डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया, ये एसेट था इसके पास। द सेड एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय बी टू अनदर पर्सन से ए को उसने अपना ये एसेट ट्रांसफर कर दिया, बी एक्वायर करता है सेम एसेट को ए से, लीज पे एक्वायर करता है या हायर करता है या रेंट पे ले लेता है, ठीक है। ए बीइंग द न्यू ओनर विल बी इंटाइटल्ड फॉर द डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब एसेट तो ए के पास है, ओनरशिप तो ए के पास है, तो ए को डेप्रिसिएशन मिलेगा। इस सिचुएशन में cost of acquisition of the transferred asset in the hand of A shall be the same as WDV the said asset the time of transfer of the, तो यहाँ पे बेशक इसने 7 लाख का परचेज किया और लेकिन उस टाइम पे बाय करने के टाइम पे जो WDV रहेगी वो वैल्यू मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ एसेट में। तो कॉस्ट ऑफ एसेट में WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर मानी जाएगी, ठीक है। कई बार क्या होता है ना बेटा, जैसे 10 लाख की, ये तो मैंने बता दिया एक एग्जांपल, अब मुझे इसी एग्जांपल में एक चेंज करना है ना, 7 लाख की नहीं, भाई साहब बोला कि सर 2 लाख तो मैंने डेप्रिसिएशन 8 लाख की बिकनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गया, उस मशीन की तो बहुत डिमांड थी तो मैंने ना 9 लाख की बेच दी ए को। अब ए बोलेगा कि सर मैं तो 9 लाख के ऊपर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी तो 9 लाख है, मैं 9 लाख के ऊपर अपना डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। तब डिपार्टमेंट में, नहीं बेटा, आप 9 लाख हो चाहे कम में लो ज्यादा में लो, हम आपको देंगे जो बी की जो WDV थी उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन। होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, काफी इंपोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द SSC, एक बिल्डिंग है SSC की, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी है। अब उसने उस बिल्डिंग को क्या कर लिया, बिजनेस एंड प्रोफेशन वेयर, चलो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, वेयर बिल्डिंग व्हिच वाज प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द SSC इज ब्रॉट इनटू यूज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन। मान लो कि एक घर है, एक हाउस है, ठीक है, अब उस हाउस का क्या बना दिया, ऑफिस बना दिया SSC ने। अब ये तो पहले घर था, रेजिडेंस था, तो इसमें तो कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन अब ऑफिस बना दिया, ऑफिस बना दिया तो डेप्रिसिएशन इसको मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों केस में कॉस्ट ऑफ एसेट क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगाएंगे, किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो हम ऐसा मान लेंगे, इस केस के अंदर ऑफिस के लिए यूज करना शुरू कर दिया, तो इस केस के अंदर हाउस की वैल्यू कितनी थी, मान लो कि उसने 15 लाख रुपए का हाउस उस टाइम पे घर खरीदा था, और जिस दिन से इसने खरीदा है उस दिन से इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, और जो भी WDV आएगी उसको ही हम मान लेंगे कॉस्ट ऑफ द एसेट। सेम थिंग इज लेकिन एक्चुअल cost of the SSC, actual cost of the SSC shall be the actual cost of the building to the SSC as reduced by equal amount equal to the depreciation calculated। जो depreciation की अमाउंट उसमें से कैलकुलेट की है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। that would have been allowable had the building be used the business or the profession since date of acquisition। ऐसा मान लेंगे कि जो सेम बिजनेस है, ये जो बिल्डिंग है, ये शुरू से ही उसके ऑफिस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, और उसमें से जितना हमने मान लो कि 5 साल से, तो 5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो ऑफिस बन गया, उस डेट को, जो डेट ऑफ ट्रांसफर है, उस डेट को जो WDV मिलेगी, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम 2-3 चीजें इकट्ठे से करते हैं। वन इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी और वाइस वर्सा। कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी, ठीक है, और कैपिटल एसेट ट्रांसफर फ्रॉम डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है। अब इन तीनों केस के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां पे देखो एक एग्जांपल लेते हैं। होल्डिंग कंपनी ने, ए लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, उसने बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया एसेट, ठीक है, या फिर सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, या फिर अमलगमेटिंग कंपनी ने, एक कंपनी अमलगमेट हो रही थी और उसने अमलगमेटेड, जो अमलगमेट हो गई है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, या फिर एक डीमर्ज्ड कंपनी थी और यहाँ पे रिजल्टिंग कंपनी ये आई है डीमर्ज के बाद, उसमें इन सब केस के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ट्रांसफरी कंपनी है दैट शुड बी द इंडियन कंपनी। अगर ऐसा है तो ऐसा है, तो
कैसे आप डेप्रिसिएशन के अमाउंट, तो कुछ भी नहीं है बेटा, होल्डिंग कंपनी ने मान लो सब्सिडरी कंपनी को लगाया, ट्रांसफर करी, तो हम ये मान लेंगे सब्सिडरी कंपनी के हाथ में ट्रांसफर ही हो गई। ट्रांसफर कौन हो गया? होल्डिंग कंपनी। ट्रांसफर ही कौन होगी? सब्सिडरी कंपनी। तो ट्रांसफर कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ आएगा होल्डिंग कंपनी के हाथ में जो डब्ल्यूडीवी थी, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ऐसा मान लेंगे कि जो होल्डिंग कंपनी के हाथ में डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डेप्रिसिएशन की वैल्यू बचकर जो डब्ल्यूडीवी बची वही सब्सिडरी कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। मान लो कि 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, कैपिटल एसेट था, 3 लाख इसने ऑलरेडी क्लेम कर लिया था, उसके बाद ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसको? सब्सिडरी कंपनी को। तो कितना बचा? 7 लाख का डब्ल्यूडीवी बचा। तो ये 7 लाख की अमाउंट को क्या मानेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम बताइए, ट्रांजेक्शन नॉट बीन रिगार्डेड एज ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। इस ट्रांजेक्शन को कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, हमने कैपिटल गेन के लेक्चर में भी करा था। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफर्ड कैपिटल एसेट टू द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी यहाँ पे कौन है? सब्सिडरी, जिसको ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर कौन है? जो ट्रांसफर करता है। शैल बी टेकन टू बी सेम इट वुड हैव बीन as it have been if the transferor company had continued to hold the capital asset for the purpose of own business। ऐसा मान लेंगे कि कैपिटल को ट्रांसफरर कंपनी अपने पास होल्ड कर रही होती तो डेप्रिसिएशन कितना क्लेम करता, उसी हिसाब से हम सब्सिडरी की केस में करेंगे। इन द सेम वे यहाँ पे लॉजिक अप्लाई होगा रिजल्टिंग कंपनी और उसके केस में भी। आप यहाँ पे पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ आया तो मुझे लिख सकते हो। जैसे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट टू द रिजल्टिंग कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी को मान लो एसेट ट्रांसफर हो गया, विल बी टेकन एज सेम एज इट वुड हैव बीन इफ द डिमर्ज कंपनी हैड कंटिन्यू टू होल्ड द एसेट। ऐसा मान लो डिमर्ज कंपनी उस एसेट को होल्ड करके रखती, अपने पास ही रखती डिमर्ज कंपनी को। जो डिमर्ज कंपनी थी वो डिमर्जिंग नहीं होती, डिमर्जर नहीं होता, और अपने पास ही रखती, तो उस पर कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे, कितना कॉस्ट ऑफ एसेट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे, जो वैल्यू आएगी वही एक्चुअल कॉस्ट शैल नॉट एक्सीड द डब्ल्यूडीवी इन द हैंड ऑफ डिमर्ज कंपनी। बस उसकी वैल्यू डब्ल्यूडीवी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेएबल। अब मुझे एक बात बताइए, एक मशीन खरीद ली, ठीक है, मशीन खरीद ली मैंने, 1/4/2020 को खरीद ली, ठीक है, कितने की खरीद ली? 10 लाख की। 1/12/2020 तक उसको पुट टू यूज किया गया, उसको इंस्टॉल किया गया, पुट टू यूज करा गया। तो अब मुझे ये बताइए, यहां से हम पुट टू यूज के बाद डेप्रिसिएशन क्लेम करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है पुट टू यूज से हम डेप्रिसिएशन करते हैं। अब तब तक 10 लाख रुपए की उसने लोन पे खरीदी थी, उस भाई साहब ने 1 लाख रुपए दे दिए लोन इंटरेस्ट के, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 10 लाख के ऊपर लगेगा या फिर 11 लाख के ऊपर लगेगा? किसके ऊपर लगेगा? इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड। कैपिटलाइजेशन हो गया इंटरेस्ट का, इसका मतलब ये हुआ जो डेप्रिसिएशन के अंदर कॉस्ट तो रहेगी प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू भी रहेगी, अगर वो पुट टू यूज से पहले है तो। अगर पुट टू यूज के बाद इंटरेस्ट दिया है तो वो मशीन के या एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे बेटा डेप्रिसिएशन की वैल्यू, डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? 11 लाख है। अब पुट टू यूज हो गया, अब उसके बाद उसने 1/12/2020 से लेकर 1/12/2021 तक फिर से उसने इंटरेस्ट पे किया। कितना इंटरेस्ट पे किया? मान लो कि 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे किया। तो अब क्या ये 2 लाख रुपए ऐड करेंगे? नहीं। तो कोई भी अमाउंट पुट टू यूज से पहले अगर इंटरेस्ट हुआ है तो कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड होगी, ठीक है। अगर पुट टू यूज के बाद कोई इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है तो कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड नहीं होगा, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के एक्सपेंस में क्लेम कर लेंगे, ठीक है। वो जो इंटरेस्ट पार्ट है, ये इंटरेस्ट पार्ट है, वो कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल नहीं होगा, और कॉस्ट ऑफ एसेट में नहीं आने की वजह से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर यहाँ पे तक कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो।
नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज एंड एडिशनल ड्यूटी लेविएबल शैल बी रिड्यूस्ड इफ क्रेडिट इज क्लेम। जैसे अब जीएसटी इनपुट क्रेडिट मिलता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी खत्म करके अभी जीएसटी आ गया, वो सब सर्विस वैट ड्यूटी है, कुछ भी आप टैक्स लगता है आपके एक कैपिटल एसेट के ऊपर, बट उस कैपिटल एसेट को आप जो टैक्स लगा उसको रिइंबर्स कर रहे हो, इनपुट क्रेडिट मिल रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला, तो कॉस्ट ऑफ एसेट, मान लो एक मशीन की वैल्यू थी 10 लाख, इसके ऊपर 1 लाख रुपए दिए कस्टम ड्यूटी, ठीक है, ये इसकी कॉस्ट थी। तो कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 11 लाख होगी? नहीं, उसके अंदर 11 लाख होती अगर ये कस्टम ड्यूटी रिइंबर्स नहीं होती तो, लेकिन यहाँ पर रिइंबर्स हो गई। अगर रीइंबर्स हो गई ना बेटा, तो सरकार ने वापस कर दिए, तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितने हो जाएंगे, 10 लाख रुपए। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे बताया गया, व्हेन एसेट हैज बीन एक्वायर्ड बाय द एसएससी एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज और एडिशनल लेविएबल अंडर दिस थिंग। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया। द सेम वे सब्सिडी, ग्रांट और रिइंबर्समेंट, सरकार कुछ धंधों को प्रमोट करने के लिए, जैसे अभी आप देखो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए कोई भी अगर मैन्युफैक्चर आपकी गाड़ी बना रहा है, दैट इज टोटली नॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, तो गवर्नमेंट उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, या फिर कुछ स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए कुछ सब्सिडी देती है, कुछ ग्रांट देती है, रिइंबर्समेंट किसी भी नाम से पुकारो, अगर वो दिया है तो टोटल कॉस्ट मशीन की मान लो वैल्यू कितनी थी, 10 लाख रुपए, 10 लाख की मशीन थी, गवर्नमेंट ने दे दिए कितने, 4 लाख रुपए दे दिए कि भाई ठीक है आप धंधा करो। तो किसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर या 4 लाख के ऊपर या 6 लाख के ऊपर? तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 लाख के ऊपर। क्यों भाई, क्योंकि 6 लाख रुपए ही एक्चुअल में उसका खर्चा है, इसलिए 6 लाख के ऊपर उसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताइए, एक एसेट को एक्वायर किया, कोई विदेश में काम कर रहा है और वहीं पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करी और वहीं पे अपना एसेट यूज कर रहा है, अब वो इंडिया में आना चाहता है और उस एसेट को भी लेके आना चाहता है, तो उसके अंदर कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी लेंगे, क्या मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट, क्या मतलब जो शुरू में परचेज करी थी वही, क्योंकि उसने तो यूज भी किया वहां पे, उसको यूज किए एसेट को इंडिया में लेके आ रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि वो एसेट शुरू से ही इंडिया में यूज कर रहा है। मान लो कि भाई विदेश में खरीदा तो थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं, 50 लाख का एसेट था और 50 लाख के एसेट के ऊपर, ठीक है, उसने फॉरेन में उसको यूज किया, अब वो उसको इंडिया में ले आया, ठीक है, और ये 2015 की बात है और आज चल रहा है 2023, ठीक है, 5 दिन 8 साल हो गए, ठीक है, चलो 15 मत मानो, आप कहोगे कि सर 15 का तो मनाते तो खत्म ही हो जाता, चलो ठीक है, मान लो कि 2020 के अंदर खरीदा था, तो कितने साल हो गए, 3 साल हो गए। 3 साल के अंदर अगर ये फॉरेन में ना खरीदा होता, सिर्फ इंडिया में ही खरीदा होता, तो इंडिया में 3 साल के ऊपर इसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन क्लेम करके जो डब्ल्यू आई होती, उसको कॉस्ट ऑफ एसेट मान लेते और उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे यही बोला गया है, अगर कोई भी एसेट एक्चुअल कॉस्ट है तो उसके अंदर एज डिडक्टेड बाय एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एट द रेट इन फोर्स व्हिच वुड हैव बीन अलाउड हैड द एसेट बीन यूज्ड इन इंडिया, that would have been allowed had the asset been used in India for the said purpose since the date of its acquisition of the SSC। समझ में आ गया, डेट ऑफ एक्विजिशन ऐसा मान लेंगे कि फॉरेन में नहीं, इंडिया में ही वो एसेट परचेज किया था आज से 3 साल पहले, और उसके ऊपर हम हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हैं, और डेप्रिसिएशन अलाउ करने के बाद आज 2023 के अंदर उस एसेट की वैल्यू इतनी रह गई, तो जो वैल्यू रह गई, जो डब्ल्यू रिटन डाउन वैल्यू है, उसको ही कॉस्ट ऑफ एसेट मानेंगे टू बी यूज इन इंडिया। होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने जितने भी एक्सप्लेनेशन है सब कोशिश करी है कि आपको समझाया जाए इन लॉजिकल थिंकिंग, ताकि आपको एक थोड़ा सा तो सब कुछ तो याद ना करनी पड़े। अब देखो डेप्रिसिएशन की रेट है तो याद करनी पड़ेगी, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 40%, ठीक है। अब वो तो उसमें से भी मैंने बताया कि कुछ ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद करो, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हम याद करें, तो जो चीजें हम लॉजिकल समझ सकते हैं तो उसको लॉजिकल ही समझने की कोशिश करेंगे ना। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, कैपिटल एसेट एक्वायर्ड अंडर द स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन बाय ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया।
देखो पहले क्या रहता था ना, बहुत सारी कंपनीज रहती थी, उनके स्टॉक्स को बाय करना शेयर करना, तो किसी ने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना दी, किसी ने एक पार्टनरशिप फर्म बना दी, और उसने कहा कि भाई ठीक है हमारे पास आओ, हम इंटरमीडिएटर, हम आपकी सेटिंग कराएंगे दोनों कंपनी के साथ, किसका आपको खरीद करना है, किसको बाय करना है। तो बायर्स और सेलर्स की एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो उसके लिए आप हमारे पास आओ। जो निफ्टी और सेंसेक्स है, ऐसे ही वो कंपनी नहीं होती थी पहले, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप ऐसे बनाते थे। तो सेबी ने ऐसे बोला कि भाई एक हम स्कीम करते हैं, आप ऐसे मत करो कंपनी के, आप शेयर्स की डीलिंग कराते हो और खुद आप कंपनी हो ही नहीं, तो हम आप भी अपने आप को कॉर्पोरेटाइज करो, आपको कंपनी बनाओ। तो उस टाइम के अंदर जब कंपनी का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, तो उस टाइम पे एसेट, क्योंकि वो ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म तो थी, एसेट को तो यूज कर रही थी, अब वो कंपनी बन गई, अब कंपनी के अंदर जो डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, वो तो डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी लेंगे? कोई बात नहीं भाई, जब आप पार्टनरशिप में यूज कर रहे थे, 10 लाख का एसेट था आपके पास, 10 लाख के एसेट में से 3 लाख का अपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके थे, तो बचे कितने? 7 लाख रुपए। तो जो 7 लाख रुपए 3 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद बचे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द cost of asset at the time of corporatization of the what is it, corporatization of the uh, recognized stock exchange. So the actual cost shall be deemed to the amount which would have been regarded as the actual cost had there been no such corporatization. अगर corporatization नहीं हुआ होता तो आप कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? सेम वे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसी को कॉस्ट ऑफ एसेट मान लिया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में बचा जो लास्ट में बचा, कैपिटल एसेट ऑन विच डिडक्शन इज अलाउएबल अंडर सेक्शन 35 एडी। जब हम सेक्शन 35 एडी करेंगे तब उसके अंदर इस सेक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे 35 एडी के अंदर। ठीक है, जब 100% डेप्रिसिएशन मिल जाता है किसी चीज के अंदर, तो बेसिकली उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी हो जाती है? निल। बट कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो ये आप पढ़ सकते हो या तो, या फिर हम 35 एडी जो चैप्टर करेंगे तो आपको समझा दी जाएंगे। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। आप देखते रहिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।